हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 के वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक नोट्स का ताल्लुक है मैं डाउनलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए और ये आपको गाइड या बुक्स पर भी नोट्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं और कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। जो हम फैट्स लेते हैं ये दो फॉर्म में होता है, एक सैचुरेटेड फॉर्म होता है, एक अनसैचुरेटेड फॉर्म होता है। जैसे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है वगैरह, कोकोनट ऑयल है, ये अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड जैसे घी है या डालडा है या दूसरे जो एट रूम टेम्परेचर से बिलो फ्रिज में हम डालेंगे तो ये सॉलिड बन जाते हैं। जब हम फैट्स किसी न किसी फॉर्म में फूड के साथ ले लेते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, बल्कि ड्यूडिनम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो जूसेस उसको मिलते हैं। एक बाइल जूस मिलता है लिवर से ग्रीनिश कलर का, और एक पैनक्रियाटिक जूस मिलता है जो आता है पैनक्रियास से। जो बाइल है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ग्रीनिश कलर का, वो फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और जो हमारे स्टमक में एसिडिक फूड थी वो इंटेस्टाइन में एल्कलाइन हो जाती है नेचर में। जैसे एल्कलाइन हो जाती है तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उस पर एक कंडीशन तैयार हो जाती है जिससे वो पैनक्रियाटिक जूस जो है, ट्रिप्सिन वगैरह जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो बाइल है वो फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है और देन ग्लाइसोल में। और जो पैनक्रियाटिक जूस हैं वो प्रोटीन्स जो ऑलरेडी पेप्टोन्स में कन्वर्ट होती हैं तो पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस सारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड है वो इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको विले कहते हैं, वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब है कि हमारे माउथ में जो थूक होती है जिसको हम सलीवा भी कहते हैं, इसका क्या रोल है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि हम जितने ज़्यादा खाना चबाते हैं उतना ज़्यादा स्वाद आता है। और एक और कहावत आपने सुनी है कि आंवले का स्वाद, और एक सियाना आदमी हो उसकी सीख जो है वो बाद में याद आती है। मतलब कि आंवले को खाएंगे तो खाने के बाद में मिठास आती है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हम खाना जितना ज़्यादा चबाते हैं तो हमारी जो थूक है जिसको सलीवा कहते हैं, इसके बीच में एक एंजाइम होती है जिसको टाइलिन कहते हैं। टाइलिन जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। जितना ज़्यादा हम उसको चबाएंगे तो थूक जो है फूड में मिक्स होते जाती है। फूड हमारी सेमी सॉलिड हो जाती है, वो गले से इजीली स्वेलो हो जाती है, मतलब कि हम निगल सकते हैं। और दूसरा जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको एमाइलेस लिपेस भी कहते हैं। फिर है प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो पहली कंडीशन है कि उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये होना चाहिए। रॉ मटेरियल होंगे और सनलाइट नहीं होगी तो सिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आपने एक टर्म पढ़ेंगे आप, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन। The combination of raw materials like carbon dioxide and water with the help of sunlight to form glucose C6H12O6 is called as photosynthesis। तो ये जो कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए ये मैंने आपको बता दिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड रॉ मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ और एक दिन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। थोड़ी सी समरी बता दूंगा। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, whereas phloem is responsible
for the translocation of digested manufactured food from leaves to other parts of the body. Xylem is a dead tissue, whereas phloem is a living tissue. Most of the waste products are stored in xylem, and in some cases waste products are also stored in phloem. Now, very important question, that is aerobic and anaerobic respiration. You know the process of respiration. The exchange of gases is called as respiration, whereas the exchange of carbon dioxide and oxygen is called as breathing. So breathing is the mechanical part of respiration. So there is a term that is called aerobic respiration, means respiration in the presence of oxygen, and one is respiration in the absence of oxygen. That respiration which takes place in the presence of oxygen is called as aerobic respiration, and that type of respiration which takes place in the absence of oxygen is called as anaerobic respiration. Now, in case of aerobic respiration, presence of oxygen is very necessary, whereas in case of aerobic respiration, there is no presence of oxygen. That type of respiration takes place even in the absence of oxygen. In case of aerobic respiration, there is exchange of gases between organism and external environment. For example, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर एनवायरनमेंट से, बाहर के वातावरण से कुछ गैसेस को हम अंदर लेते हैं, तो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में गैसेस का आदान प्रदान होता है. जब हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. अगर सेल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सेल का जो प्लांट सेल या एनिमल सेल आप देख लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें जिसमें न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज वगैरह ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी होते हैं, उसके बीच में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं. मतलब जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है तो अंत में एंड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये वेरी करता है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड में 36 मॉलिक्यूल मींस 36 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज 36 एटीपी एनर्जी तैयार होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई एटीपी रिलीज नहीं होती है. तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एफिशिएंट प्रोसेस है क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनाएरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको उम्मीद करता हूँ कि आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, और नोट्स जो है मैं आपको डाउनलोड कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच.